देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस वाई, क्यों एंड व्हाट, क्या। तो देखिए, आप ट्रायंगल जानते हैं, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, चतुर्भुज, आप सर्कल जानते हैं, आप रेक्टेंगल जानते हैं। तो ये एक नियमित ज्यामितीय आकृतियां हैं और इन आकृतियों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, रीजन है, उसका क्षेत्रफल, एरिया निकालने के लिए अलग अलग कक्षाओं में आपने पढ़ा है। तो तब क्या हो जब इस तरह के रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं होगा, जैसे मान लिया जाए कि इस तरह का फिगर हो, या फिर इस तरह का फिगर हो, या फिर इस तरह का फिगर हो, तो इस तरह के जो फिगर है तो ये इरेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर कहे जाएंगे, अनियमित ज्यामितीय आकृतियां। और इससे जो घिरा, बाउंडेड जो रीजन है, क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल, एरिया कैसे हम निकालते हैं, तो इसके लिए स्वतंत्र रूप से कोई विधि नहीं होती है। तो रेगुलर का तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर का अलग अलग एरिया निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, उससे हम निकाल लेते हैं। लेकिन इरेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो क्या किया गया कि कोई भी इरेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर, अनियमित ज्यामितीय आकृति, तो इसका एरिया निकालना अगर हो तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और पार्ट्स की संख्या, इसके भागों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया ताकि जो पार्ट है वो छोटा से छोटा हो जाए। तो स्मॉलेस्ट पार्ट में इसे डिवाइड किया गया और एक छोटा पार्ट वो पॉइंट के सदृश होगा और उसका एरिया अप्रोक्सीमेट हम अनुमान से निकाल लेते हैं और उसके बाद जितना पार्ट सम किए हैं उसका हम सम कर देते हैं। तो सम यानी समेशन, वही ऑर्डिनरी समेशन। तो इसी प्रक्रिया को एक शब्द दिया गया, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि एक तरह का समेशन है। कैसे? तो जो भी इरेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे और एक छोटा पार्ट का एरिया निकाल लें और उसको जितना पार्ट्स में डिवाइड किए हैं उसका सम कर दें। अब देखिए, तो इंटीग्रेशन यानी समेशन, तो क्या ऑर्डिनरी समेशन और इंटीग्रेशन का जो समेशन है वो एक ही है या दोनों में फर्क है? तो देखिए, दोनों में फर्क है। जब हम बात एक्यूरेसी के करेंगे कि एक्यूरेट एरिया क्या होगा, तो हमें इसके पार्ट्स की जो संख्या है उसको अनंत तक ले जाना होगा। मान लिया जाए कि शुरू में आप इस फिगर को n पार्ट्स में डिवाइड किए और एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए आप उसको n टेंड्स टू इंफिनिटी यानी कि भागों की जो संख्या है उसको अनंत की ओर ले जाएंगे। अब है कि जब हम समेशन की बात कर रहे हैं कि उन भागों के एरिया को हम सम करते हैं, तो अनंत टर्म का, इनफाइनाइट टर्म का सम
जनरली नहीं हो सकता है। तो यह एक स्पेशल समेशन हुआ जहां पर आप इनफाइनाइट टर्म्स को सम निकाल रहे हैं। ऑर्डिनरी समेशन में टर्म बाय टर्म आप सम करते हैं, तो वो ऑर्डिनरी समेशन हुआ। नंबर ऑफ पार्ट्स उसमें फिक्स्ड है, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें फिक्स्ड है। इनफाइनाइट टर्म्स को सम करने का इन जनरल ऑर्डिनरी में कोई तरीका नहीं होता है। कुछ स्पेशल केस होगा तभी वो पॉसिबल होगा, नहीं तो इन जनरल नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन यानी समेशन और ऑर्डिनरी समेशन में यह अंतर है कि इंटीग्रेशन में जो हम समेशन करते हैं तो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स को समेशन करते हैं और उसको कहा जाता है लिमिट एज ए सम, यानी कि सम n टर्म्स का निकाल लेते हैं और n टेंड्स टू इंफिनिटी उसमें लगा देते हैं, तो वो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स हो जाता है। उसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो इंटीग्रेशन क्यों, इसका उत्तर आपको मिल गया कि ऐसे इरेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर और इसे जो बाउंडेड रीजन है, घिरा हुआ क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ी। तो इंटीग्रेशन अपने मूल स्वरूप में फंडामेंटली इसी रूप में प्रयुक्त होता था। बाद के समय में इसे डिफरेंशियल कैलकुलस से भी जोड़ दिया गया और एक दूसरे ढंग से फिर इसको डिफाइन किया गया कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो दो आधार हो गया, एक तो फंडामेंटल बेस हो गया इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है ये हम लोगों ने समझा, और दूसरा कि जो डिफरेंशिएशन से इसका रिलेशन है, तो उस बिहाफ में हम इंटीग्रेशन को फिर आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस बेस पर आगे बढ़ेंगे और फिर बाद में फंडामेंटल जो इसका कंसेप्ट है उस पर हम काम करेंगे कि इंटीग्रेशन को लिमिट एज ए सम के रूप में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, एक कैसे यह समेशन है और कैसे किसी क्लोज कर्व का एरिया हम फाइंडिंग करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा माने डिफरेंशिएशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो बात हम करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का ddx एक सिंबल है। यदि हम कोई फंक्शन sin x अगर लेते हैं तो कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos x होगा, ये हम जानते हैं और इस पर काफी काम हम लोग किए हैं, आप परिचित हैं। तो ये फंक्शन हुआ और ये इसका डेरिवेटिव हुआ, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात करना, तो इस पूरे प्रक्रिया को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है, तो इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि दिस इंप्लाइज दैट हम देखिए इस dx को हम यहाँ पर ला देते हैं। तो देखिए यहाँ cos x लिख दिए और यहाँ dx यहाँ पर ला दिए, और ये जो d बचा तो इसको हम ठीक है ना हाथी के सूंड में बदल दिए। ये d, ये dx इसके साथ यहाँ आ गया और ये d जो बचा ये हाथी का सूंड हो गया, और यहाँ पर sin x है तो इस पर केवल sin x हम लिख देते हैं।
अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। ये दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर cos x dx और इसका हो जाएगा sin x। तो ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है। इससे ये प्राप्त हो रहा है और इससे फिर से यह प्राप्त हो जाएगा, तो इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं। तो अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है, ऐसा हम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट का या डेरिवेटिव का सिंबल ddx होता है, और जब इस सिंबल को, इस ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। उसी तरह से इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो होता है ऐसा। इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका भी मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x, और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। तो दिस इज द ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं। दोनों एक साथ जब रहे, अब किसी भी फंक्शन को जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है तो उसको यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ हम cos अगर रख दिए तो रिजल्ट क्या हो गया, sin x हो गया। अब ध्यान देना है, यहाँ पर जो फंक्शन होता है इसको कहा जाता है इंटेग्रांड। क्या कहा जाएगा, इंटेग्रांड। हिंदी में इसको कहा जाता है समाकल्य, या संक्षेप में आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आया इसको कहा जाता है इंटीग्रल। इसको क्या कहा जाएगा, इंटीग्रल। हिंदी में इसको कहा जाएगा समाकल, और या इसको प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव, या इसको एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो देखिए, किसी भी फंक्शन या इंटीग्रांड का इंटीग्रल या प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव या समाकल ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वही इंटीग्रेशन है। तो the process to finding integral of any integrand is called integration। तो इंटीग्रेशन क्या है, तो एक तो आप इसका डिफिनीशन कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और दूसरा क्या कहते हैं कि द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ एनी इंटीग्रांड यानी फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। किसी भी समाकल्य का समाकल ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसे समाकलन कहा जाता है। इंटीग्रेशन यानी कि हिंदी में कहे तो समाकलन, ऐसा। अब हम लोग, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन जानते हैं और हर फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है उसके द्वारा आप इंटीग्रेशन का भी फंडामेंटल फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। यह आसान है। तो शुरू में तो आप डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर करेंगे और बाद में इंडिपेंडेंट रूप से जो इंटीग्रेशन का फंडामेंटल फार्मूला होगा, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, उसे आपको उसी तरह से याद रखना है जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो उसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, हम लोग
आगे जब बढ़ेंगे तो देखते हैं कि आप हमेशा डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर नहीं, इंडिपेंडेंट रूप से आप इंटीग्रेशन का जो फंडामेंटल फार्मूला है उसे याद रखेंगे। हम तेजी से एक बार देखिए लिख देते हैं, डी डी एक्स कॉस एक्स, तो आप जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, तो दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाई दैट यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ माइनस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, उसी तरह से यदि डी डी एक्स हम कह दें और tan x, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाई दैट। अब देखिए sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है tan x। उसी तरह से d dx यदि हम cot x कह दें तो माइनस cosec स्क्वायर x dx, तो इसका हो जाता है cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाता है। और इसी तरह से सेक एक्स का इंटू टेन एक्स, फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंडामेंटल फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद देखिए अब केवल हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे, उसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसे समझना जरूरी है। आइए इसे हम लोग देखते हैं। देखिए ये तो आप जान गए कि ये cos x dx इज इक्वल टू ये sin x होता है। अब आइए यदि डी डी एक्स यहाँ साइन एक्स प्लस हम 4 कह दें तो देखिए साइन एक्स का cos x हो जाता है और 4 का 0 हो जाता है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। तो इसका मतलब है कि इससे यदि हम इंटीग्रेशन लिखना चाहें तो अब हम लिखेंगे cos x dx और यहाँ बच जाएगा sin x प्लस 4। यदि हम डी डी एक्स साइन एक्स माइनस 7/2 लिख देते हैं तो इसका भी केवल cos x होगा क्योंकि 7/2 का 0 होता है। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाई दैट cos x dx इज इक्वल टू sin x माइनस 7/2 हो जाएगा। और उसी तरह से यदि डी डी एक्स यहाँ sin x प्लस c हम लिख दें तो इसका भी cos x हो जाता है। दिस इंप्लाई दैट, तो cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि sin x प्लस c हो जाता है। अब आप ध्यान दीजिए cos x cos x cos x cos x, इंटीग्रैंड क्या है, फंक्शन क्या है cos x, और cos x एक ही फंक्शन है लेकिन इसका जो इंटीग्रल आप निकाल रहे हैं प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, तो देखिए एक बार sin x हो रहा है तो एक बार sin x प्लस 4 हो रहा है, एक बार sin x माइनस 7/2 हो रहा है और एक बार sin x प्लस c हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन ये सब सही है। इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये dx इसके साथ गया, d हाथी का सूड़ बन गया, ये dx इसके साथ गया, ये d हाथी का सूड़ बन गया। तो ये जैसा था वैसा ही आपने लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो किसी भी इंटीग्रांड का इंटीग्रल क्या होगा ये डेफिनिट नहीं है, ये इनडेफिनिट है। इसलिए अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं तो इंटीग्रल्स आपको 2 पार्ट में करके पढ़ना है। तो पहला इसका जो पार्ट है वह है इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना, और बाद में इसका दूसरा पार्ट होगा डेफिनिट इंटीग्रल। तो पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब इनडेफिनिट इंटीग्रल का कारण क्या है आप समझ गए।
चूंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और जो हमें इंटीग्रल प्राप्त होता है उसका कोई निश्चित नियम नहीं है और कोई एक इंटीग्रल नहीं प्राप्त होगा। ये देखिए सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है कांस्टेंट को लेकर। तो एक नियम बना कि जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे वहां पर अपने से एक प्लस सी हम लगा देंगे और सी को कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी अगर हम कहते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप sin x प्लस सी कह देंगे। अब सी का मान कभी 4 होगा, कभी 0 होगा, कभी -7/2 होगा। तो where c is called constant of integration, constant of integration, c क्या हुआ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे करेंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल लिखेंगे और उसमें एक प्लस सी हम लगा देंगे। अब देखिए जो भी फंडामेंटल इंटीग्रल्स है तो देखिए पहला है कि sin x dx तो माइनस cos x प्लस सी, फिर है cos x dx तो sin x और प्लस सी अपने से लगा देंगे, फिर है sec स्क्वायर x का तो ये हो जाएगा tan x प्लस सी। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन ये होता है। फिर है cosec स्क्वायर x dx तो माइनस cot x प्लस सी अपने से लगा देंगे, फिर है sec x इंटू tan x dx तो ये हो जाएगा sec x प्लस सी, फिर है cosec x इंटू cot x dx तो माइनस cosec x प्लस सी, फिर है e टू द पावर x dx का e टू द पावर x प्लस सी, फिर है x टू द पावर m dx तो x टू द पावर m प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, फिर है 1 बाई x dx तो इसका हो जाता है log x प्लस सी, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है एट बेस e। यदि a टू द पावर x dx हो तो इसका a टू द पावर x बाई log a बेस e हो जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। अब देखिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है 12 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो इसका होता है माइनस cos इनवर्स x प्लस सी या cos इनवर्स माइनस यहाँ है तो 13 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो इसका हो जाता है tan इनवर्स x प्लस सी, 14 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो इसका हो जाता है cot इनवर्स x प्लस सी, फिर 15 1 बाई x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx तो इसका हो जाता है आपका सेक इनवर्स x प्लस सी, और 16 माइनस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx तो cosec इनवर्स x प्लस सी, और 17 अगर केवल dx रहे तो इसका केवल x हो जाता है प्लस सी कहते हैं। 18 यदि
कोई कांस्टेंट इंटू डी एक्स रहे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, यानी के एक्स प्लस सी हो जाता है। तो देखिए ये 17-18 ये फंडामेंटल रिजल्ट हुआ। जो इम्पोर्टेंट इंटीग्रांड्स फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल्स क्या होता है, डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन से आया है। डिफरेंशिएशन आपको याद है, लेकिन अब डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर आपको याद नहीं रखना है, अब आपको इसे डायरेक्ट याद रखना है और यही बेस होगा। और अब दुनिया में जितने तरह का फंक्शन मिलेगा जिसका इंटीग्रल हमें निकालने को कहा जाएगा, यानी फंक्शन को इंटीग्रेट करने को कहा जाएगा, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसी फॉर्म में बदलेंगे और तब उसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि डिराइव्ड फंक्शन होगा, जैसे मान लिया जाए मान लेते हैं कि आपसे कहा जाए कि cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चूंकि यह फंडामेंटल नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री से आप जानते हैं कि cosec x को हम 1/cosec x को sin x लिख सकते हैं और sin x का हम जानते हैं माइनस cos x प्लस सी होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट फंडामेंटल फॉर्म आपको नहीं दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि इसे इंटीग्रेट करें, तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए फंक्शन को स्टैंडर्ड या फंडामेंटल फॉर्म में पहले हम बदल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे मान लिया जाए कि 1/x का पावर 9 है, dx है। अब आप जानते नहीं हैं तो x का पावर -9 और ये dx हो जाता है। अब आप जानते हैं कि x का पावर n dx का क्या होता है, तो xn+1/n+1 + c होता है। तो डायरेक्ट अब लिखेंगे x -9 + 1/-9 + 1 + c, यानी -1/8 और x का पावर -8 + c, यानी -1/8 x का पावर 8 + c। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे हम अलग अलग फंक्शन हमें मिलेगा और हम उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे जो स्टैंडर्ड हमारा फंक्शन है उसके द्वारा, और फिर हम उसे बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि sec² x माइनस tan² x और ये dx। तो सबसे पहले हम फंक्शन को ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये एक ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट होता है, हम इसे i से डिनोट करते हैं, मैंने इंटीग्रल, तो ये 1 होता है, तो 1 dx हो गया। अब देखिए dx का तो केवल x होता है, ऐसे भी समझिए x का पावर 0 लिख सकते हैं इसे। अब x का पावर 0 + 1/0 + 1 + c, यानी x/1 + c, यानी x + c। तो चाहे आप डायरेक्ट कर सकें या इसको ऐसे बदल कर सकें। तो इस तरह से बहुत ऐसे फंक्शन होंगे कि डायरेक्ट वो फंडामेंटल नहीं होगा, आप उसको फंडामेंटल में अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, फार्मूला का यूज करते हुए बदल देंगे और तब उस फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पाएंगे और फिर जो रिजल्ट होता है उसे आप लिख देंगे। जैसे अगर 2 का पावर x dx हो
तो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है, 2 का पावर x ही होगा और लॉग हो जाएगा 2 बेस e और प्लस c लिखना तो नहीं भूलेंगे। जैसे अगर x बाई ए है, x बाई बी है और dx है, अब ऐसा आप नहीं जानते हैं तो आप x का पावर a माइनस बी लिख देंगे और ये dx हो जाएगा। अब डायरेक्ट जो है आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है तो x का पावर a माइनस बी प्लस 1 बाई a माइनस बी प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से डेराइव्ड फंक्शन को, अब ऐसा बहुत सारे इंटीग्रल मिलेंगे आपको जिसका इंटीग्रल निकालने को आपसे पूछा जाएगा, तो इसका प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन बनाएंगे और तब हम लोग अब पढ़ेंगे कि रूल्स फॉर इंटीग्रेशन का रूल्स क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे